32 नहीं है। अब हम एक महत्वपूर्ण आर्टिकल की तरफ पढ़ते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर का है, वो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसे साथियों, आपको अगर कोई भी रोग होता है, आपको कोई भी दिक्कत होती है, आपको कोई भी परेशानी होती है, आपको कोई भी तकलीफ होती है, तो आप क्या करते हो? उपचार कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हो। ध्यान देना, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, आपके शरीर में कोई भी समस्या होती है, उसका उपचार इलाज कराने के लिए आप कहाँ जाते हो? कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो। वैसे ही संविधान में जो भी मूल अधिकार दिए गए, संविधान में जो भी फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, अगर उनसे संबंधित कोई भी दिक्कत होगी तो उनका उपचार कराने के लिए हम कहाँ जाएंगे? उनका उपचार कराने के लिए हम आर्टिकल 32 के तहत सीधे कहाँ जा सकते हैं? सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान से समझते चलना कि अगर आपके शरीर में आपकी दिक्कत कोई भी होगा तो आप उसका उपचार कराने कहाँ जाएंगे? उसका इलाज कराने कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। वैसे ही अगर हमारे मूल अधिकारों से हमसे कोई छीन रहा है, हमारे मूल अधिकारों का अगर कोई हनन कर रहा है, या हमारे जो भी मूल अधिकारों को कोई भी दिक्कत आ रही है, उसको हम संवैधानिक उपचार कराने कहाँ जाएंगे? हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हम जिला में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट मतलब कि उच्च न्यायालय जाएंगे, फिर सर्वोच्च न्यायालय, ऐसा नहीं। हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और अपने संविधानों को क्या कर सकते हैं? अपने मूल अधिकारों को क्या कर सकते हैं? अपने मूल अधिकारों को हम लागू करवा सकते हैं। ठीक बात हो गया सर? सही बात है। तो आर्टिकल 32 क्या है? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत साथियों क्या होता है कि अगर आपके या किसी भी व्यक्ति के अगर मूल अधिकार का हनन हुआ हो, या मूल अधिकार को बाधित किया जा रहा हो, मूल अधिकार को छीना जा रहा हो, तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकते हो? जा सकते हो। ये कहाँ है? आर्टिकल 32 में है। और जो सर्वोच्च न्यायालय है साथियों, ये 5 प्रकार के रिट दायर कर सकती है। 5 प्रकार के, लिख लेना कि 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है। तो आर्टिकल 32 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कितने प्रकार की रिट जारी करती है? 5 प्रकार की रिट जारी करती है। यहीं पे एक चीज और समझते चलना कि हम अपने जो भी मूल अधिकार है इसके हनन को लेके हम हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है सीधे आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो, लेकिन आप हाईकोर्ट में भी जा सकते हो। हाई कोर्ट में आर्टिकल 226, लिख लेना, आर्टिकल 226 जो है वो कहता है कि अगर ये जो रिट जारी करानी है, 5 प्रकार की रिट जारी करानी है, तो आर्टिकल 26 में हाई कोर्ट मतलब कि जो उच्च न्यायालय है, इसको क्या है? रिट जारी करने की शक्ति है। रिट जारी करने की क्या है? अधिकार है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि कौन से आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है, तो कौन सा आर्टिकल है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, तो आर्टिकल 32। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि कौन से आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है, रिट क्या है? घबराना मत, अभी हम 5 प्रकार के रिट एक एक करके समझाएंगे। तो हाई कोर्ट अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय जो है रिट जारी करने का अधिकार रखता है, तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 226। यहीं पे एक चीज और समझते चलना कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे? मौलिक अधिकार पे ही रिट जारी कर सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट है, देखना, जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ किस पे जारी कर सकती है? सिर्फ 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 और सिर्फ फंडामेंटल राइट पे ही जारी कर सकती है। लेकिन जो हाई कोर्ट है, इसके नीचे लिख लेना, जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट के साथ साथ जो भी हमारे अदर राइट है, आपको हम राइट पढ़ाए थे ना, उसमें आपको बताए थे कि हमारे और कौन कौन से राइट है। जैसे हमारा मानव अधिकार है, हमारा प्राकृतिक अधिकार है, हमारा हमारा कानूनी अधिकार है, हमारा गैर संवैधानिक अधिकार है। ये सब अधिकार के भी अगर आपको रिट जारी कराना है तो आप कहाँ जा सकते हैं? उच्च न्यायालय में। फंडामेंटल राइट से संबंधित जो भी रिट है वो कौन जारी करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। ये केवल फंडामेंटल राइट पे जारी करेगा, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय को अदर राइट पे रिट जारी करने का अधिकार नहीं है। इस मामले में देखोगे आप कि हाई कोर्ट को क्या है? ज्यादा पावर है। हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर है। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ
अदर राइट पे भी रिट जारी कर सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, केवल फंडामेंटल राइट पे ही रिट जारी कर सकती है। कहोगे सर अच्छी बात है, समझ में आ गई। ये लिख लेना, कभी की एग्जाम में आ जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि केवल फंडामेंटल राइट पे जारी करने का अधिकार किसको है, या तो ऐसे पूछ लेगा कि रिट जारी करने के अधिकारों में किसको अधिक शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय को कि उच्च न्यायालय को। तो आप कहना अगर रिट जारी करने के अधिकार में उच्च न्यायालय को ज्यादा शक्ति है। लोगों के दिमाग में एक ही चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय तो उच्च न्यायालय से ऊपर होता है, तो उसको ज्यादा अधिकार होगा, लेकिन नहीं, रिट जारी करने में फंडामेंटल राइट के साथ साथ अदर राइट पे भी उच्च न्यायालय जारी कर सकती है, सर्वोच्च न्यायालय केवल फंडामेंटल राइट पे ही जारी करती है। ठीक बात, ये चीजें लिख लो आर्टिकल 32 में क्या क्या है। एक चीज यहीं पे स्टार बना के लिखो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, लिखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। क्या कहा है, लिखो स्टार बना के नीचे लिखो कि आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। क्योंकि अगर हमारे मूल अधिकारों का कुछ भी हनन हो रहा है तो हम उसका उपचार कराने के लिए कहाँ जाएंगे, न्यायालय जा सकते हैं, सीधे उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हम उच्च न्यायालय जा सकते हैं। और वहां से 5 प्रकार के रिट को क्या करते हैं, जारी करवाते हैं। कौन कौन से रिट है हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है, रिट जारी करने में किसको ज्यादा अधिकार है, उच्च न्यायालय को ज्यादा अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय को क्या है, कम अधिकार है। ये ध्यान देना, सर्वोच्च न्यायालय केवल फंडामेंटल राइट पे ही रिट जारी कर सकती है, लेकिन जो उच्च न्यायालय है वो फंडामेंटल राइट के साथ 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 जो अदर राइट है उस पर भी रिट क्या करती है, जारी करती है। अब ये 5 प्रकार की रिट क्या क्या है, ये 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं, एक एक रिट को हम समझते हैं। रिट का मतलब क्या होता है, 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं इसको हम समझते हैं। 5 जो रिट हैं इनको हम समझते हैं। पहले प्रकार की रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली प्रकार की रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब ये समझना कि ये क्या है, पहले प्रकार की रिट है। 5 प्रकार की रिट में पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, ध्यान देना, ये बंदी, बंदी का मतलब बंदी नहीं, आजकल के युवाओं में एक खास वर्ड होता है बंदी, मेरी बंदी है, मेरी बंदी है, देखना मत, छूना मत, बोलना मत, मेरी बंदी है, दूर रहना उससे। तो वो वाली बंदी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। बंदी का मतलब जो कैदी होता है, जिसको कानून शासन प्रशासन क्या करते हैं, उसको उठा लेती है, उसको कैदी कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, उसको भी तुम बंदी कहते हैं ना। बंदी मतलब जिसको जो कैदी होता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि जो भी बंदी है, अगर देखना समझना ध्यान से, अगर सर्वोच्च न्यायालय ये रिट जारी करती है, सर्वोच्च न्यायालय ये रिट कब जारी करती है, ध्यान देना। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है कि न्यायालय कहता है, अगर वो सर्वोच्च न्यायालय गया है या उच्च न्यायालय गया है, दोनों जा सकता है। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और 226 के तहत कहाँ जाता है, हाई कोर्ट जा सकता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण अगर न्यायालय ने अगर इसको जारी कर दिया तो इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि जो भी बंदी है, जो भी बंदी है, जो भी कैदी है, उसको प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने लेके आओ। अगर जैसे आपके एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे आपके घर में किसी भी व्यक्ति को कानून प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया, किसी भी व्यक्ति को उठा लिया और गिरफ्तार कर लिया। अब आपको पता ही नहीं है कि उसको रखे कहाँ है, उसको पता ही नहीं है आपको कि वो है कहाँ, कौन से जेल में है, कहाँ है, कैसे है, आपको पता ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, ये उनके, ये इसके तहत आर्टिकल 32 के तहत रिट दायर करने की शक्ति आपके पास है, रिट दायर कराने की शक्ति। आप सीधे न्यायालय जाओ और कहो कि एक रिट दायर करो और याचिका दायर करो, उसमें कहो कि सर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करो और हमारे जो पिताजी हैं या चाचा जी हैं उनको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहो। अगर न्यायालय ये रिट जारी, अगर न्यायालय को लगा कि हाँ ये चीजें सही है, कानून के अनुसार ये चीजें गलत हो रही है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो ये रिट जारी कर देगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण अगर रिट जारी कर दिया तो उस संस्थान को या वो भी जो भी प्रशासन शासन है उसको, जो भी बंदी बनाया है जिसको, उसको प्रत्यक्ष रूप से कहाँ करना होगा, न्यायालय के सामने बंदी को प्रत्यक्ष रूप से सामने लाना होगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है कि न्यायालय ये जारी करता है, न्यायालय ये जारी करता है और कहता है कि बंदी को क्या करो, बंदी को, बंदी को मतलब कैदी को, बंदी मतलब कैदी को क्या करो, प्रत्यक्ष रूप से क्या करो, प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय में क्या करो, पेश करो।
ऐसा नहीं कि आप इसको छुपा के कहीं रख लोगे, वो भी तो उसका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। अब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण साथियों, ये किसी भी मतलब कि लोक अधिकारी जो भी पब्लिक ऑफिसर है, ये लोक अधिकारी के विरुद्ध भी जारी हो सकता है। कभी कभी पूछ देता है कि किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है। और कोई निजी व्यक्ति, जैसे अगर कोई निजी व्यक्ति है, वो आपके घर में किसी भी व्यक्ति को उठा ले गया और ले जाके उसको रखा है, तो कोई भी संस्था हो, कोई भी कंपनी हो गई, कोई निजी व्यक्ति हो गया, या कोई भी लोक अधिकारी मतलब जो भी पब्लिक ऑफिसर, आईएएस आईपीएस या कोई भी पुलिस प्रशासन, कुछ भी कोई भी हो, अगर वो किसी भी व्यक्ति को कैदी कर लेता है तो न्यायालय कहता है कि जो भी बंदी को आप है, जो भी आप कैदी है, उसको प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय में मेरे सामने लाओ, हम पहले उस पर देखेंगे, उस पर फिर निर्णय करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क्या होता है कि न्यायालय क्या कहता है कि जो भी बंदी है उसको प्रत्यक्ष रूप से हमारे कहाँ लाओ, हमारे सामने लाओ। ये हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसके विरुद्ध जारी होता है? लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी हो सकता है। यहीं पे एक चीज और समझते चलना, हमने आपको आर्टिकल 22 में पढ़ाया था निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है वो भविष्य में अपराध करेगा, इसको आधार बनाते हुए उसको हम गिरफ्तार कर लें। अभी वो अपराध नहीं किया है, लेकिन जैसे मान लें कि आप बहुत बड़े माफिया हो और हमको लग गया कि आप कुछ करोगे, कुछ खुरापात तो करोगे, ये हमको पता है कि कुछ ना कुछ डवाल तो करोगे और हमारी शासन प्रशासन व्यवस्था को तुम भंग करोगे। तो हमको क्या होगा कि ये अगर आभास हो गया कि तुम ऐसा कर सकते हो या आप ऐसा कर सकते हो, तो आपको हम गिरफ्तार कर लेंगे। उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, निवारक नजरबंदी। तो क्या निवारक नजरबंदी में जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, क्या उसको न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण कर सकता है? जैसे राज्य क्या कि किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार कर ली शंका के आधार पे कि ये ऐसा करेगा, गिरफ्तार कर ली। अब उसके परिवार के या उसके वकील चले गए न्यायालय और कहे कि सर पता ही नहीं है वो कहाँ निवारक नजरबंदी के तहत रखे गए हैं राज्य के द्वारा, पता ही नहीं चल रहा है। आप ये रिट दायर करो और हमारे जो क्लाइंट है, हमारे जो भी परिवार के सदस्य हैं, उनको क्या करो, हमको जानने की तो मिले कि वो है कहाँ, उसको बंदी को प्रत्यक्ष करो। तो क्या निवारक नजरबंदी के तहत व्यक्ति जो होते हैं उनको बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी हो सकता है? क्या हो सकता है? तो कहोगे सर हाँ हो सकता है। स्टार बना के लिखना कि निवारक नजरबंदी, स्टार बना के लिखना नीचे कि निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी मतलब समझ गया ना, शंका के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लेना। निवारक नजरबंदी पे क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू हो सकता है? कहोगे सर हो सकता है। दूसरी चीज, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो क्या ये जारी कर सकते हो? कहोगे हाँ सर जारी कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का भी अधिकार है। आपातकाल से क्या मतलब है, उसका भी तो कुछ अधिकार है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करो और उसको क्या करो, उसको सामने लेके आओ। दो चीजें स्टार बना के लिख लेना। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ या निवारक नजरबंदी में गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है? तो कहना हाँ जारी की जा सकती है। वहीं अगर राष्ट्रीय आपातकाल में पूछ दे कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है, आपातकाल लगा हुआ है, क्या उस समय जारी कर सकते हो? कहोगे हाँ सर बिल्कुल जारी कर सकते हैं, धूमधाम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, लिख लेना, समझते चलना। अगर आपको कभी कोई गिरफ्तार कर लेना और पुलिस उठा के ले जाए, तो अपने माँ बाप से बता देना कि हमारे पास ये अधिकार है, आप न्यायालय चले जाना और न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करा लेना। सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत। ऐसा नहीं है कि हमको न्यायालय जाना, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओ और कहो न्यायालय से कि देखो ऐसा ऐसा मेरे परिवार के लोगों को उठा ले गया है, 32 के तहत रिट दायर करो और बुलाओ उसको, दिखाओ हमको कहाँ है। तो ये हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा आता है परमादेश। परमादेश, परमादेश का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। परमादेश का मतलब होता है, इसमें दो शब्द से मिलकर बना है, परम और आदेश। क्या है? परम आदेश। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण में बंदी या कैदी को प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय कहता है कि मेरे सामने लेके आओ, बंदी को प्रत्यक्ष करो हमारे सामने। वैसे परमादेश में न्यायालय क्या करता है, वो किसी भी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। जैसे जैसे आप किसी कार्यालय में, किसी सरकारी ऑफिस में आप गए, वहां पे आप देखे कि कोई व्यक्ति जो है अपने जो भी उसको काम दिया गया सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा, वो काम कर नहीं रहा है सही से, वो काम सही से कर नहीं रहा है। और आपको, जैसे आप गए किसी कार्यालय में काम करने के लिए, वो कह रहा है कल आओ, परसों आओ, जाओ नहीं करेंगे, ये वो तीन तेरह कर रहा है, तो
तो आप कहोगे सर ठीक है, हम न्यायालय जाएंगे और आर्टिकल 32 के साथ सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और न्यायालय जाके उनसे परमादेश का रेट जारी करवाएंगे और फिर तुमको बताएंगे क्या परमादेश। परमादेश क्या कहता है कि परमादेश में न्यायालय किसी भी व्यक्ति के खिलाफ वो बता आदेश दे सकता है कि आप अपने दिए गए कार्यों को क्यों नहीं कर रहे हो, उनसे पूछ सकता है। तो परमादेश का मतलब क्या होता है? परमादेश का मतलब क्या होता है कि विधि द्वारा जो भी निर्धारित कर्तव्य आपको दी गई है, कानून द्वारा जो भी निर्धारित आपको कर्तव्य दी गई है, उसका आप पालन क्यों नहीं कर रहे हो, ये न्यायालय दे सकता है। तो किसके विरुद्ध जारी होगा? किसके मतलब खिलाफ जारी होगा? जो विधि द्वारा निर्धारित अपने कर्तव्यों को क्या कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। अगर कानून में लिखा गया है कि आप ये काम करोगे, आप उस पद पे बैठे हो और वो काम नहीं कर रहे हो, तो न्यायालय ये आदेश जारी करेगी कि आप क्यों नहीं कर रहे हो भाई। क्या वो आदेश देगी? वो आदेश देगी कि आप अपने काम को क्यों नहीं कर रहे हो, करो उसको। तो सजा भी दे सकती है। जो विधि द्वारा निर्धारित अपने कर्तव्यों को क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उसको हम क्या कहेंगे? परमादेश। कहोगे सर अच्छी बात है, इसमें अपवाद होते हैं, इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ ये आदेश नहीं जारी किया जा सकता। क्या है अपवाद में लिख लेना कि राष्ट्रपति और राज्यपाल। अब जाके न्यायालय में नहीं कहोगे कि राष्ट्रपति ये काम नहीं कर रहा है अपना, परमादेश जारी करो उसके खिलाफ। वो क्यों जारी करेगा? क्योंकि अपवाद में राष्ट्रपति और राज्यपाल आते हैं, इनके खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। बाकी सभी जो भी जितने भी लोक अधिकारी हैं, जो भी लोक पदाधिकारी हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, इनको क्या, इनके खिलाफ क्या कर सकते हो, आप परमादेश का रेट जारी करा सकते हो। अगर आपको लगे कि वो विधि द्वारा निर्धारित अपने कर्तव्यों को नहीं कर रहे हैं, तो आप न्यायालय में जाइए, उनके खिलाफ परमादेश का रेट जारी करा लीजिए। ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत कहाँ कहाँ उच्च न्यायालय। ये हो गया परमादेश, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज समझते हैं। तीसरी चीज क्या है? दो प्रकार की रीट हो गई। तीसरी एक रीट आती है प्रतिषेध का। तीसरी क्या रीट है? प्रतिषेध। प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या कहता है, ध्यान देना। पहले एक चीज समझना यहाँ पे कि दो प्रकार की संस्थाएं होती हैं। एक तो न्यायिक संस्था होती है, दो प्रकार की संस्थाएं होती है। एक न्यायिक संस्था होती है और एक अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक। एक न्यायिक संस्था होती है और एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है। न्यायिक संस्था में क्या होती है साथियों, यहाँ पे व्यक्ति भी क्या होता है, यहाँ पे जो व्यक्ति होता है वो भी न्यायिक होता है, और जो व्यक्ति जो होता है वो भी न्यायिक होता है, और जो निर्णय होता है वो भी क्या होता है, जो कार्य होता है वो भी क्या होता है, निर्णय या कार्य क्या होता है, वो न्यायिक होता है। तो इसको हम कहते हैं न्यायिक संस्था। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला मजिस्ट्रेट, ये सब क्या है, व्यक्ति भी क्या है, न्यायिक है, मजिस्ट्रेट है, या जो भी मतलब कि जज है, ये क्या है, व्यक्ति भी क्या है, न्यायिक है, और कार्य भी न्यायिक कर रहे हैं। अर्ध न्यायिक संस्था में क्या होती है साथियों, अर्ध न्यायिक संस्था में क्या होती है, वो व्यक्ति न्यायिक नहीं होते, व्यक्ति न्यायिक नहीं होते, लेकिन वो कार्य क्या कर रहे होते हैं, कार्य जो है न्यायिक कार्य कर रहे होते हैं। तो देखना, यहाँ पे एक न्यायिक संस्था होती है, एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है। व्यक्ति क्या होती है, यहाँ पे व्यक्ति भी न्यायिक होता है और कार्य भी न्यायिक कर रहा होता है। लेकिन जो अर्ध न्यायिक संस्था होती है, यहाँ पे व्यक्ति तो न्यायिक नहीं होता है। जैसे 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 हो गया आपका ट्राई। ट्राई मतलब जो दूरसंचार विभाग से संबंधित जो भी नियम कानून बनाती है। जैसे आपका हो गया पर्यावरण से संबंधित जो भी कानून बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या हो गई, अर्ध न्यायिक संस्था में आती है। जैसे ट्राई और जो पर्यावरण से संबंधित जो नियम विनियम बनाती है, उसके संस्था का नाम एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, वो सब क्या है। जैसे उसमें व्यक्ति क्या होते हैं, उसमें व्यक्ति कौन होंगे, कोई आईएएस अधिकारी होगा, कोई बहुत बड़ा लोक महत्वकारी पद का अधिकारी होगा, ये सब अधिकारी पद होते हैं। उसमें व्यक्ति क्या होते हैं, व्यक्ति न्यायिक नहीं होते। ऐसा नहीं कि जज होते हैं या कुछ बहुत अधिकारी, मतलब कि कोई बहुत न्यायिक महत्व के ज्ञाता होते हैं, वो ऐसे नहीं होते। वो व्यक्ति क्या होते हैं, अर्ध मतलब कि व्यक्ति
क्या होते हैं, वो व्यक्ति न्यायिक नहीं होते हैं, लेकिन कार्य क्या कर रहे होते हैं, कार्य जो है न्यायिकता का कर रहे होते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, अर्धन्यायिक। ये दो चीजें समझ में आ गई। अब एक चीज और समझते हैं यहाँ पे, अब ये चीज समझ में आ गई ना, अब हम देखते हैं कि हमारा प्रतिषेध रेट क्या कहता है। प्रतिषेध रेट क्या है साथियों, कि न्यायालय जो है इसको न्यायिक संस्था, जो भी हमारी न्यायालय है ये इसको न्यायिक संस्था समझ गया ना, व्यक्ति भी न्यायिक हो और कार्य भी क्या करे, न्यायिक करे। न्यायिक संस्था प्लस अर्ध न्यायिक संस्था, व्यक्ति न्यायिक नहीं है लेकिन कार्य क्या कर रहा है, न्याय का कर रहा है। अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ, अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध क्या करती है, जारी करती है। क्या कहती क्या इसमें, अगर न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था क्या है, अपने क्षेत्र के बाहर जाके कोई भी काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के, जैसे उनका जो उनकी बाउंड्री है कि आप इस दायरे में रह के ये काम करोगे, और उससे बाहर जाके कोई काम कर रहे हैं, कोई भी न्यायिक संस्था या अर्ध न्यायिक संस्था अपने क्षेत्र के बाहर जाके अगर काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के बाहर जाके अगर काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कौन सी रेट जारी होगी, प्रतिषेध। अपने क्षेत्र के खिलाफ बाहर जाके अगर काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कौन सी रेट जारी होगी, उनके खिलाफ रेट जारी होगी कौन सी, प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है कि अगर कोई भी न्यायिक संस्था है, कोई भी न्यायिक संस्था है और कोई भी अर्ध न्यायिक संस्था है, उनके विरुद्ध अगर ये जो न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था है अगर अपने क्षेत्र के बाहर जाके अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ प्रतिषेध रेट जारी होगी। जैसे जैसे मान लेते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट है या कोई भी अर्ध न्यायिक संस्था, जैसे ट्राई ही है। ट्राई क्या करती है कि विभिन्न जो जैसे जियो का सिम है, एयरटेल का सिम है, वोडाफोन का सिम है, इनसे संबंधित नियम कानून नियम बनाती है। अगर न्यायालय को लगे कि जो भी ये अर्ध न्यायिक संस्था है ये अपने क्षेत्र के बाहर जाके काम कर रही है, अगर किसी भी व्यक्ति को लगे तो याचिका दायर करके ये रेट जारी करा सकता है, प्रतिषेध रेट। और प्रतिषेध रेट जारी करेगी तो न्यायालय इस अर्ध न्यायिक संस्था या न्यायिक संस्था से पूछेगी कि आप अपने क्षेत्र के बाहर जाके कैसे काम कर रहे हो, आप अपने क्षेत्र के अंदर रह के काम करो, अपने क्षेत्र के बाहर जाके काम नहीं कर सकते। अगर अपने क्षेत्र के बाहर जाके काम करोगे हम प्रतिषेध रेट दायर कर देंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और आपको दंड भी दिया जाएगा। तो ये न्यायिक संस्था, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, अगर किसी हाई कोर्ट में, अगर वो हाई कोर्ट जो होता है वो अपने राज्य से संबंधित मामलों को देखता है, जैसे उत्तर प्रदेश में कोई हाई कोर्ट है वो अपने राज्यों का देख रहा है, अगर किसी दूसरे राज्य से संबंधित मामलों को भी सुनवाई करने लगे तो वो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर काम कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट वो न्यायिक संस्था को तलब कर सकती है, उस न्यायिक संस्था को, उस हाई कोर्ट को पूछ सकती है कि आप किस अधिकार से आप ये अपने अधिकार के बाहर जाके काम कर रहे हो, आप सुधर जाओ, मत करो ऐसा। तो अपने क्षेत्र के बाहर जाके अगर कोई भी काम कर रहा है, कोई भी न्यायिक संस्था है, कोई भी अर्ध न्यायिक संस्था है, तो उसके खिलाफ कौन सी रेट जारी होगी, प्रतिषेध। चौथी रीट आती है साथियों उत्प्रेषण का। क्या है, कौन सी रीट है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण क्या कहता है, उत्प्रेषण कहता है साथियों, उत्प्रेषण कहता है कि जैसे कोई भी अगर न्यायिक संस्था है, जैसे आपको बताया ना कि कोई भी न्यायिक संस्था है प्लस अर्ध न्यायिक संस्था है, कोई भी न्यायिक संस्था है और कोई भी अर्ध न्यायिक संस्था है, अगर वे अपने अधिकार के बाहर जाके काम कर रहे हैं तो कौन सा रेट जारी होगा, प्रतिषेध। लेकिन वे अपने अधिकार के बाहर जाके अगर कोई निर्णय दे दिए हैं, अधिकार के बाहर जाके अगर वो निर्णय सुना दिए हैं, जैसे कोई भी हाई कोर्ट है, वो अपने अधिकार के बाहर जाके किसी भी व्यक्ति को सजा दे दी, अधिकार के बाहर जाके, उसका अधिकार हालांकि है नहीं लेकिन उसके बाहर जाके वो निर्णय दे दी, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि आर्टिकल 32 के तहत कहेगा कि उत्प्रेषण का रेट जारी करो और इस न्यायिक संस्था से पूछो कि वो निर्णय कैसे जारी किए, अधिकार के बाहर जाके अगर निर्णय दे दी हो। ये क्या होता है साथियों, उत्प्रेषण क्या होता है, उत्प्रेषण जो है ये किसी भी निर्णय को क्या करता है, किसी भी निर्णय को समाप्त करने के लिए लाया जाता है, समाप्त करने के लिए, किसी भी निर्णय को समाप्त करने के लिए क्या होता है, लाया जाता है। ठीक है, अगर वो कार्रवाई कर रही है, कोई भी न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था अगर किसी भी अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर कार्रवाई कर रही है तो प्रतिषेध। अगर वो कार्रवाई न करके उस पर निर्णय दे दिए, उसको समाप्त करना है तो कौन सा,
उत्प्रेषण। दोनों में बस एक ही अंतर है, एक मूल अंतर है। मूल क्या अंतर है? अगर कोई हाईकोर्ट अपने अधिकार के बाहर जाके, अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके अगर बस कार्य कर रही है तो प्रतिषेध। अगर वो कार्य करके पूरे निर्णय दे दिए, निर्णय सुना दी कि हाँ ये होना चाहिए, तुमको फांसी की सजा होनी चाहिए या तुमको ये होना चाहिए, उसका अधिकार है नहीं। अब वो क्या हुआ? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण ऋण जारी करके किसी भी निर्णय को क्या किया जाता है? समाप्त किया जा सकता है। कि आप ये कैसे कर सकते हो भाई? आपके अधिकार में तो आता ही नहीं। अगर सुनवाई कर रही है, कार्यवाही कर रही है, तो वो प्रतिषेध है। अगर वो निर्णय दे दिए तो क्या है? उत्प्रेषण है। लास्ट आता है आपका पांचवा रीट, अधिकार परीक्षा। क्या है? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, पांचवा रीट क्या है? अधिकार परीक्षा। क्या है? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे आपको अगर लगे कि कोई भी व्यक्ति गलत डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग करके, कोई भी इंसान, कोई भी अधिकारी गलत मतलब कि गलत डॉक्यूमेंट्स या फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के कोई भी महत्वपूर्ण पद पे बैठ गया है, तो उसके खिलाफ अधिकार परीक्षा दायर कर दो। अब न्यायालय उस व्यक्ति को तलब करेगी, उस व्यक्ति से पूछेगी कि आप किस अधिकार से इस पद पे बैठे हो, ये हमको बताओ। तो वो अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी होगा सारी चीज दिखाएगी। अगर फर्जी पाई जाएगी तो उसको दंड दिया जाएगा, और नहीं पाई जाएगी तो अपना कार्य करेंगे। तो अधिकार परीक्षा क्या है? किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लोक अधिकारी को, किसी भी जो भी लोक अधिकारी है, पब्लिक ऑफिसर है, किसी भी लोक अधिकारी, किसी भी लोक अधिकारी के पद से संबंधित होता है, किसी भी लोक अधिकारी के पद से संबंधित होता है कि वो किस अधिकार से वहां पे बैठा है, संबंधित होता है कि वो किस अधिकार से इस पद पे है। वो डॉक्यूमेंट्स दिखाओ आप कि आप इसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे इस पद पे बैठे हो। अगर डॉक्यूमेंट्स फर्जी है तो आपको सजा होगी और आपकी नौकरी चली जाएगी। अगर डॉक्यूमेंट सही है तो आप बने रहो। तो वो अधिकारी किस अधिकार से पद पे हो, ये क्या कहती है? अधिकार परीक्षा। तो न्यायालय क्या करती है? अधिकार परीक्षा का ऋण जारी करके किसी भी लोक प्राधिकारी से ये पूछ सकती है कि आप अपने पद पे बने हो तो क्या अधिकार से बने हो, क्या राइट है आपके बनने की, आप बताओ हमको आके। ठीक है? अगर आप फर्जी है तो आप उसको साबित, मतलब अगर आपकी सही है तो साबित करो, फर्जी है तो आप जाओगे। तो ये आप 5 प्रकार की रीट हो गई। आर्टिकल 32, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा था? इसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। आर्टिकल 226 के तहत कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट में जा सकते हो। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को साथियों सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा अधिकार है। वो फंडामेंटल राइट पे ही जारी कर सकती है केवल सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट क्या है? फंडामेंटल राइट के साथ साथ और भी राइट्स पे क्या करती है? वो रिट जारी कर सकती है। 5 प्रकार के रिट होते हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षा। ये आपके जबान पे होनी चाहिए। रट लो पांचों रिट। एग्जाम में साथियों हमेशा इससे पूछता ही रहता है क्वेश्चन। ये आपका आर्टिकल 32 मतलब कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहाँ पे जाके खत्म होता है।